कोई व्यक्ति कितना बेहतर लोक सेवक बनेगा, इसे तय करने का महत्वपूर्ण कारक उसकी अभिवृत्ति एवं योग्यता होता है, न कि विषय विशेष पे उसका विशेष ज्ञान। दोस्तों नमस्कार, मैं हरिंदर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दिल से धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए। अपना प्यार और आशीर्वाद अपने भाई पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। यूपीएससी सिविल सेवा धैर्य, कुशल रणनीति और एकाग्रता के साथ संपूर्ण तैयारी मांगता है। अर्थात आप में धैर्य होनी चाहिए, आपकी एक रणनीति होनी चाहिए और एकाग्रता के साथ संपूर्ण तैयारी होनी चाहिए। लेकिन समय नहीं है कि हम संपूर्ण तैयारी पे बात करें, सारे सिलेबस सारे विषय पे बात करें। समय की मांग ये है कि जब हम 5 जून को एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और जब बाहर निकलें तो हम अपने आप से संतुष्ट हों। अर्थात हम ऐसा करके जाएं बचे हुए 60 दिनों में कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और जब बाहर निकले तो अपने आप से संतुष्ट हो। इसके पहले हमने आपसे बात किया था यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पेपर पे, अर्थात जीएस पे, जनरल स्टडीज़ के पेपर पे, कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक के लिए कौन कौन सी किताब पढ़ना है और फिर उसे कैसे तैयार करना है। उसी कड़ी में आज मैं आपसे बात करूंगा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। मैंने इन दोनों को एक इसलिए किया कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थात ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं और ये दोनों ऐसे टॉपिक है कि अगर दोनों को जोड़ दें तो सिविल सेवा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना यहीं से होता है। अगर इसे आप ढंग से तैयार कर लेते हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा पास करने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों मैं एक छात्र के रूप में, एक एस्पिरेंट के रूप में, और अभी जब मैंने 10 सालों के क्वेश्चन का विश्लेषण किया, क्वेश्चन को पढ़ा, उसको मैंने बारीक से देखा, तो मैंने एक ही चीज़ पाया कि जो सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न होते हैं वो जटिल नहीं होते हैं। अगर जटिलता है तो उसकी सही समझ और व्याख्या में, और ये दूर तभी हो सकता है, अर्थात आप इसकी सही समझ और व्याख्या को तभी समझ पाएंगे। कई बार तो मैंने एक चीज़ और देखा कि उसकी भाषा शैली को बदल के और प्रश्न को रिपीट अर्थात पुनरावृत्ति कर दिया गया था। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, देखेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आप भी इस चीज़ को पाएंगे कि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसकी भाषा शैली बदल के और रिपीट कर दिया गया था। और ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन जटिल नहीं होता है, उसकी सही समझ और व्याख्या जटिल होता है। तो उसको आप कैसे समझेंगे? इसके लिए कि आप एक बार सिलेबस को पढ़ें, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को बारीक से पढ़ें और अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलिए बात करते हैं। एक नज़र हम डालेंगे 2011 से लेके, अर्थात 2011 में ही यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव आया था, बदलाव किया गया था और उसी समय मतलब यूपीएससी में चेंजिंग किया गया था। तो हम डालेंगे कि 2011 से लेकर 2021 तक इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे 2011 में कितने क्वेश्चन आए थे। तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2011 से में 15 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन आए थे। और उसी साल इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 21 क्वेश्चन आए थे। 2012 में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन आए थे और उसी साल इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 23 क्वेश्चन आए थे। 2013 में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन आए थे और उसी साल इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 20 क्वेश्चन आए थे। 2014 में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आए थे और उसी साल इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 28 क्वेश्चन आए थे। 2015 में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन आए थे और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 17 क्वेश्चन आए थे। 2016 में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आए थे, 16 में, और ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 12 क्वेश्चन, अर्थात हम दोनों को जोड़ दें तो 14 क्वेश्चन। दोस्तों 2016 एक ऐसा प्रारंभिक परीक्षा था जिस पे मिथक टूटा था, जो पुराने ट्रेडिशन पे तैयारी था वो टूटा था और उस साल करंट का बहुत ज़्यादा, अर्थात करंट से 49 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर भी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को जोड़ दिया तो 14 क्वेश्चन था। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण था कि इसका वेटेज कम नहीं हुआ। अब चलिए बात करते हैं 2017। 2017 में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 14 क्वेश्चन। 2018 में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 11 क्वेश्चन। 2019 में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 18 क्वेश्चन। अब हम 2020 में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका 13 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 9 क्वेश्चन।
2021 में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 16 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों अब आप इस सारे क्वेश्चन के विश्लेषण के बाद पता चल गया होगा कि इन दोनों का वेटेज कितना है। कभी भी क्वेश्चन 30 प्लस रहा, 25 प्लस तो क्वेश्चन रहा ही रहा। अगर आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी का क्या होगा और प्रारंभिक परीक्षा में कैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप इसे तैयार कैसे करेंगे। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 पार्टों में बटा हुआ है, भारत एवं विश्व। विश्व में 200 प्लस देश हैं और 200 प्लस देशों के प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल को तो आप पढ़ नहीं सकते हैं और पढ़ना संभव भी नहीं है क्योंकि सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। तो जो मुख्य मुख्य देश हैं, जैसे वर्ल्ड में जो मुख्य मुख्य देश हैं, प्रमुख देश हैं, उनके आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक भूगोल को देखते जाएं। खासकर जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक भूगोल को देखते जाएं, पढ़ते जाएं। और भारत जो भूगोल है, भारत का भूगोल है, उसे तो किसी को ना छोड़े। भारत के आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक भूगोल को तो बारीक से देखते जाएं। इसके लिए आप सोर्स के तौर पे एनसीईआरटी की, हालांकि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की बुक मोर देन सफिशेंट होता है पूरे यूपीएससी के परीक्षा के दृष्टिकोण से। भूगोल के पर्पज से भूगोल की जो तैयारी है वो 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी की बुक से अच्छा से हो जाता है। लेकिन अब समय नहीं है कि सारे बुक को पढ़े, तो कुछ बुकों को छोड़ सकते हैं। उसमें आप जो पढ़ना है तो 8, 9 और 10th, 11th की, खासकर 11th की 2 बुक जो है उसे तो आप ज़रूर पढ़ के जाएं। उसे जब आप पढ़िएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा, अच्छी जानकारी भी मिलेगा और कहीं ना कहीं जो प्रश्न आएगा भारत के भूगोल से उसमें कुछ क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये रहा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसको तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें विषय विशेषज्ञता की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको बेसिक समझना हो तो एक एनसीईआरटी की बुक आती है, भारतीय विज्ञान की बुक आती है, उसके जो लास्ट टॉपिक है पर्यावरण मुद्दे, तो उसको देख लीजिएगा। और जो इन्वायरमेंटल इशू जो है उसे देख लीजिएगा एनसीईआरटी की विज्ञान 12वीं की विज्ञान की किताब से। और जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं ना, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं कुछ करंट के टॉपिक बता दे रहा हूं जिसे आप देख सकते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकता है। ये मेरा एक मानना है कि इसे आप देख लें। हालांकि ये मेरा अंतिम और महत्वपूर्ण सोर्स नहीं है, आप इसमें अपने से भी अच्छा कर सकते हैं, अपने से भी जोड़ सकते हैं। तो उन टॉपिकों को चलिए देख लें। भूस्खलन की समस्या जो पर्यावरणीय सुरक्षा चिंता के विषय के तहत आता है, उसमें आता है भूस्खलन की समस्या, समुद्री हिटवे, वेस्ट टू वेल्थ, भारत में ठोस अपशिष्ट और उसका प्रबंधन, क्लाइमेट स्मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, ऊर्जा संक्रमण की कठिन चुनौतियां, भारत में वायु प्रदूषण समस्या की जटिलता, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत की दीर्घकालिक रणनीति, विद्युत वाहन, धारणीय परिवहन व्यवस्था का भविष्य, महामारी से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन की चुनौतियाँ। ये जो कुछ टॉपिक था जिसे आप देख सकते हैं, ये समसामयिकी से जुड़े हुए हैं, ये करंट से जुड़ा हुआ है, तो इसे आप देख सकते हैं। दोस्तों सिविल सेवा की तैयारी के दरमियान घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप प्रशासक बनने जा रहे हैं तो आपके पास समस्या नहीं, समाधान होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि पूरी समझ होनी चाहिए, और समझ के साथ साथ आपकी जो तैयारी करना है वो एक अलग शैली से और एक अलग रणनीति के साथ होनी चाहिए। घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, सिलेबस को बारीक से देखें, क्वेश्चन पेपर को बारीक से देखें, अभ्यास पर डे करें, अभ्यास में कहीं भी कमी ना करें, और खासकर इन 60 दिनों में तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। और अभ्यास के दरमियान जो आपकी कमी निकल के आता है उसे दूर करें। देखिए कि मेरी कमी किस स्तर पे निकल के आ रही है, जैसे पढ़ने के स्तर पे, समझने के स्तर पे, टाइम मैनेजमेंट के स्तर पे, इन सारे चीज़ों को देख के चले। और उम्मीद करता हूं कि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। दोस्तों ये मेरा एक अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज़ होता है कि मैंने जो शुरुआती दौर में गलती किया तैयारी के दरमियान वो आपको ना करने दूं, और तभी मैं आपके बीच आता हूं और टूटी फूटी भाषा में अपनी बातों को रखता हूं। मेरी बातें कितने अच्छा होता है, कितना उपयोगी होता है, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर एक भी बात मेरा आपकी सफलता में सहायक हो गया या उसमें योगदान दिया तो मैं अपना ये प्रयास सार्थक और सफल समझूंगा। और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे हमारी हर परिस्थिति से अवगत कराएं, मेरी अच्छाई से भी और मेरी बुराई से। मैं अच्छा कर रहा हूं तो भी बताएं, मैं गलत कर रहा हूं तो भी बताएं,
और कहीं ना कहीं मैं उसमें सुधार करूँगा, उसमें और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका राय मेरे प्रति और मेरे इस प्रयास के प्रति क्या है। मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ टीचर का, मैं बस एक छात्र था और छात्र जीवन से निकल के आके आप जो अपनी अनुभव है वो आपसे शेयर करता हूँ। देखते हैं, मेरे पास लाइटिंग वाइटिंग भी नहीं होता है, मैं सिंपल से एक मोबाइल लाता हूँ, उस पर रिकॉर्ड करता हूँ और आपके बीच शेयर कर देता हूँ। तो जैसा भी हो दोस्तों, एक बार ज़रूर बताइएगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए दिशा के साथ। सफलता से परे हट जाइए, बस आप कर्म करिए। कर्म आपका है, फल आपके हाथ में नहीं है। जब फल मिलने वाला होगा, अर्थात इस बार नहीं तो अगले बार नहीं तो उसके अगले बार, आपको सफलता जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।